वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के सिविक्स सेक्शन के पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। पाठ की शुरुआत दो घटनाओं से होती है। पहली घटना बेल्जियम की है और दूसरी घटना श्रीलंका की। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर पावर शेयरिंग है क्या और पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। क्या होगा अगर हम पावर शेयरिंग को ढंग से एग्जीक्यूट ना करें। बेल्जियम का जहाँ तक मसला है तो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के संदर्भ में व्यवहारिकता का परिचय दिया तो वो देश सेफ रहा, जबकि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाया। यही वजह है कि वहाँ समस्याएं पैदा हुई। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेल्जियम में क्या हुआ। ये एक यूरोप का छोटा सा देश है जो लगभग हरियाणा जितना या आप कह सकते हैं उससे भी छोटा है। बेल्जियम चूँकि यूरोप का देश है, अपने आप में एडवांस रहा है, एजुकेशन वहाँ पर एशिया की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रही है, तो इस देश के अंदर पावर शेयरिंग की समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा लिया गया। और ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमा फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से भी लगती है, जर्मनी से लगती है और लग्जमबर्ग से लगती है। इस देश में आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी यहाँ की जातीय बुनावट। यहाँ रहने वाले लोग ऐसे थे जिसमें कुछ तो डच भाषा बोलते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले जो लोग थे ये अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित थे। अब ये किस तरह से चला आगे पहले वो समझ लीजिए। यहाँ एक इलाका है जिसका नाम है फ्लेमिश। इस फ्लेमिश इलाके के अंदर 59% लोग हैं जो डच बोलने वाले रहते हैं, जबकि एक दूसरा इलाका है वेलोनिया करके। इस वेलोनिया इलाके में 40% ऐसे लोग हैं जो 40% ऐसे लोग हैं जो डच बोलते हैं। 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो जर्मन भाषा को बोलती है। दिक्कतें कब खड़ी होती है? दिक्कतें तब खड़ी होती है जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं, जब हम कंपैरेटिव अप्रोच अपनाते हैं। बेल्जियम में भी यही हुआ। जब यहाँ पर लोगों ने कंपैरेटिव अप्रोच अपनाई तब उन्हें पता चला, उन्होंने खुद को दूसरों से थोड़ा सा हीन पाया और यही हीनता की वो भावना थी जिसने बेल्जियम के अंदर समस्याएं थोड़ी बहुत खड़ी की। दिक्कत की शुरुआत हो उससे पहले आप ये भी समझ लें कि इसी देश बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। इस ब्रुसेल्स में जो 80% लोग हैं वो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं और 20% ऐसे लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। कुल मिलाकर बेल्जियम के हालात ऐसे हैं कि यहाँ फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, संख्या में काफ़ी कम हैं अन्य लोगों के मुकाबले, लेकिन ये धनी हैं, समृद्ध हैं, शिक्षित हैं और देश पर इनका मजबूत नियंत्रण है, अर्थव्यवस्था पर भी इनका नियंत्रण है। ये स्थिति बहुसंख्यक डच बोलने वाले लोगों को अखर गई और उन्होंने इसमें बदलाव लाने की कोशिश की। दोनों ग्रुप्स आपस में टकराव का शिकार हुए, लेकिन चूंकि बेल्जियम में समझदारी दिखाई गई तो वो टकराव पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुआ और इस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा लिया गया। अब ये दिक्कत किस तरह से चली वो आप देखें कि 1950 से 60 का दशक ऐसा था जब बेल्जियम के अंदर ये दोनों समूहों में तनाव पैदा हुआ। अब बेल्जियम ने इसके लिए किया क्या? बेल्जियम ने बड़ी व्यवहारिकता का परिचय दिया। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन कर दिए। 1970 से लेकर 1993 के बीच 4 मेजर संशोधन इसलिए कर दिए ताकि किसी को भी परायपन का एहसास न हो। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति इस देश को अपना समझे और उसे ऐसा महसूस भी हो कि इस देश के निर्माण में उसकी भी बराबर की भागीदारी है, उसकी भी आवाज़ को सुना जाता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर दिए। इन्होंने ये भी एक प्रावधान कर दिया कि केंद्र सरकार जो होगी उसमें दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या समान होगी केंद्र सरकार की कैबिनेट में, चाहे वो डच स्पीकिंग हो और फ्रेंच स्पीकिंग हो। इसका फ़ायदा यह मिला कि दोनों ही समूहों ने यह समझ लिया कि हम लोग एक दूसरे का साथ निभाते हुए बड़ी आसानी से सरकार को लेकर चल सकते हैं, इस देश को लेकर चल सकते हैं। इसी बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पूरे बेल्जियम में कहीं भी अगर फ्रांसीसी बोलने वाले लोग हैं तो वो अपनी सरकार को चुनेंगे, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं तो वो अपनी सरकार को चुनेंगे, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में हिस्सा लेंगे। ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी उस दौर को देखते हुए। इसके अलावा एक प्रावधान था कि कोई भी ऐसा कानून जो दोनों को प्रभावित करता हो उसमें एक तरफा फैसला नहीं होगा।
ऐसा कानून या ऐसी कोई चीज़ जो दोनों समूहों को प्रभावित करती हो, उसमें कभी भी एक तरफा फैसला नहीं होगा और दोनों पक्षों की मंजूरी उसमें, यानी फ्रांसीसी बोलने वाले और डच बोलने वाले दोनों पक्षों की मंजूरी उसमें ज़रूरी होगी। क्षेत्रीय सरकारें भी गठित कर दी गई जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर शासन करती थी। सोच ये रही थी कि जिस क्षेत्र में जो लोग बहुमत में हैं वो खुद अपनी सरकार चलाएं, ताकि किसी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो, उनमें भी हीनता की भावना न आए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी क्षेत्र विशेष में बहुमत में होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन पूरे देश के प्रोपोर्शन में जब हम उन्हें देखते हैं तो हम पाते हैं कि वे अल्पसंख्यक हैं। तो इसको सुलझाने के लिए क्षेत्रीय सरकारों का कंसेप्ट लाया गया और ये कंसेप्ट भी बेल्जियम का कामयाब हुआ। राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ एक अलग ही सरकार बना दी गई जो सबसे स्वतंत्र रहकर अपने कार्य करती थी। तो इससे ये हुआ कि बेल्जियम के अंदर तनाव आगे बढ़ नहीं पाया। फ्रांसीसी बोलने वाले, डच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और ये समस्या समाप्त हो गई। ये है पावर शेयरिंग का जादू। लेकिन हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाया। अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो विश्व के नक्शे में आप पाएंगे कि श्रीलंका की स्थिति है कि जैसे हिंद महासागर में एक ड्रॉप के रूप में हिंद महासागर का मैप होगा, उसमें एक पॉइंट दिखेगा आपको मैप में, वो हमारा देश श्रीलंका है। भारत के संदर्भ से यदि देखें तो तमिलनाडु के करीब है, उसके दक्षिणी तट से थोड़ा दूर है और ये श्रीलंका लोकेटेड है। ये भी हरियाणा जितनी ही है, आबादी भी इसके हरियाणा के आसपास जितनी ही है। यहाँ समस्या ये हुई कि यहाँ की जाति बनावट में सिंहली और तमिल दो मेजर कम्युनिटी थी। सिंहली कम्युनिटी आबादी का 74% थी और यही वजह है कि जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और यहाँ सरकारें बनी तो इन सिंहली लोगों का उस सरकार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। दूसरी कम्युनिटी थी इनकी तमिल। ये तमिल लोग 18% थे और इसमें भी 13% वो तमिल थे जो श्रीलंका मूल के हैं। शेष तमिल हिंदुस्तानी तमिल हैं, भारतीय तमिल हैं और उसके अंदर दोनों किस्म के लोग हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। ईसाई लोग ये तमिल भी बोलते थे और सिंहली भाषा भी बोलते थे। इनका परसेंटेज सिर्फ 1 था। अब दिक्कत कब खड़ी होती है? जब श्रीलंका के अंदर नई सरकारें बनी और नई सरकारों में चूंकि आप जानते हैं कि वोटिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है डेमोक्रेसी में कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो जीत जाता है, अपनी सरकार बना लेता है, जिसकी संख्या ज़्यादा है वो जीत जाएगा। श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। सत्ता पर, सरकार पर सिंहलियों का कब्जा हुआ और इन्होंने सत्ता को अपने तमिल भाई बहनों के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कि उस समय क्या स्थिति पैदा हुई होगी। इसी चीज़ को कहते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी एक ऐसी धारणा, एक ऐसा कंसेप्ट जब अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, सत्ता में साझेदारी नहीं दी जाती है, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है और उन्हें एहसास कराया जाता है कि आप हमारे जैसे नहीं हैं। सिंहलियों ने जब ये किया तो ये एकदम से नहीं किया, इसकी भी एक लंबी प्रोसेस चली। जैसे 1956 में सिंहली यहाँ की जो सरकार थी श्रीलंका की, उसने कानून बनाया और उसने कहा कि अब देश की राजभाषा सिंहली भाषा होगी। राजभाषा का मतलब ये है कि सरकार का कोई भी कार्य जो है वो उसी भाषा में होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि तमिल भाषा में अब कोई कार्य नहीं होगा। श्रीलंका की सरकार ने उस दौर में दूसरा एक और फैसला लिया और इन्होंने कहा कि नौकरियों के अंदर भी सिंहली लोगों को वरीयता दी जाएगी। ज़्यादातर सिंहली चूँकि बौद्ध थे, इसलिए सरकार ने नीति अपनाई कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी। ये कुछ स्टेप्स थे, ये ऐसे स्टेप्स थे जिन्होंने अल्पसंख्यक तमिलों के दिल में शक पैदा कर दिया, संशय पैदा कर दिया। उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि अब शायद उनसे उनकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। उन्हें ये एहसास कराया कि उन्हें सेकेंडरी सिटीजन के रूप में या द्वितीयक नागरिक के रूप में यहाँ रहना होगा। तमिल लोग आपस में यूनाइटेड हुए, एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद उन्होंने श्रीलंका की सरकार के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया, जो गृह युद्ध बन गया। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तो ये मांग काफ़ी तेज़ी से जोर पकड़ गई कि वहाँ तमिल इलम बनाए जाएं, यानी तमिलों की सरकार बनाई जाए। 1980 के दशक से शुरू हुआ ये संघर्ष 2009 में जाकर ख़त्म हुआ और इसी बीच हज़ारों लाखों लोग श्रीलंका के अंदर मारे गए। आप देखिए कि बेल्जियम के अंदर सरकार ने, वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस समस्या को हैंडल किया, लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं हो पाया बदकिस्मती से, और वहाँ गृह युद्ध शुरू हुआ जिसकी परिणति ये हुई कि लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो यूएनओ है उसने भी
इस पर इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी ऑर्डर की थी कि तमिलों पर जो अत्याचार श्रीलंका की सरकार ने किए हैं उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट प्राप्त की जाए। तो इन दोनों कहानियों से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं की जाए तो उसके बुरे परिणाम आते हैं, लेकिन अगर सत्ता की साझेदारी ढंग से न की जाए तो उसके और भी ज़्यादा बुरे परिणाम आते हैं, और ये बुरे परिणाम इतने खतरनाक होते हैं कि देश पूरा नष्ट हो सकता है। श्रीलंका पूरी तरह से तबाह हो चुका था, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, इंटरनेशनल रेप्यूटेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, फॉरेन रेवेन्यू बंद हो चुका था, विदेशी पर्यटकों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। जबकि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये हिंद महासागर में एक द्वीप है और बहुत खूबसूरत जगह है। इस तरह से ये चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ती रही और अंत में साल 2009 आया जब इस गृह युद्ध की समाप्ति हो सके। तो हमें यह समझ लेना होगा कि इस चैप्टर का मूल उद्देश्य ये समझना है कि सत्ता की साझेदारी क्या है और कैसे इसे अच्छी तरह से किया जाए। अब आपकी बुक का इस चैप्टर का अगला सेक्शन ये बताता है कि इस सत्ता की साझेदारी के तरीके कौन कौन से हैं। आपकी किताब के अंदर 4 मेजर तरीकों की चर्चा की गई है। हम बहुत संक्षेप में उन चारों पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। पहला तरीका जो आपकी पुस्तक बता रही है वो ये है कि सरकार के अंगों के बीच सत्ता बांट दी जाए। मतलब कार्यपालिका का अलग क्षेत्र हो, विधायिका का अलग हो, न्यायपालिका का अलग हो। कार्यपालिका का मतलब है कि कार्य करने वाली इकाई। विधायिका जो कानून बनाए उसको अमल में लाने का काम जो करती है वो कार्यपालिका है। विधायिका कानून बनाती है, और अगर ये दोनों अपने दायरे से बाहर जाते हैं या ये दोनों संविधान के विरोध में काम करने लग जाते हैं तो फिर न्यायपालिका है जो इनको कंट्रोल करने का काम करती है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका और है, और वो दूसरा तरीका ये है कि सरकार के ही स्तर बना दिए जाएं। जैसे केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, अलग अलग राज्यों में फिर राज्य सरकार, और अब तो हमारे पास तीसरा स्तर भी है भारत में जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। ये दूसरा तरीका है सत्ता की साझेदारी का। तीसरा तरीका ये है कि सामाजिक समूहों के बीच थोड़ी बहुत सत्ता बांटी जाए। इसमें आप NGOs को गिन सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। और चौथा तरीका है कि दबाव समूह और आंदोलन जब ये हों तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा अन्ना हजारे का मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, वो इतना व्यापक आंदोलन था कि उसने तत्कालीन केंद्र सरकार को ही उखाड़ फेंका। तो ये होता है जब सत्ता की साझेदारी ढंग से न की जाए, और ये भी होता है जब सत्ता की साझेदारी ढंग से की जाए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ढंग से साझेदारी की जाएगी तो बेल्जियम वाले रिजल्ट आएंगे, और जहाँ हम सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं करेंगे श्रीलंका वाले रिजल्ट आएंगे। जहाँ तक इसके तरीकों की बात है, समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इन चारों तरीकों में से किसी भी एक का या इन चारों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। आशा है ये चैप्टर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में काम आएगा, और काफ़ी सारे इसमें तथ्य दिए हुए हैं। अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।